सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न असिस्टेंट प्रोफेसर तृतीय प्रश्न पत्र जो आपका 7 जनवरी को होने वाला है दोस्तों। और इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्कवर राजस्थान पे मिल जाएगी। यहाँ पे अपने सिर्फ PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके लेटेस्ट अभी 2 या 3 सालों में और असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका 2020 वाला है उसके पर्सन ही मैंने यहाँ पे लिए हैं। उनके बेस पे ये ना मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझाऊंगा, सारी चीज़ें जानेंगे, बार बार में करेंगे, ऐसे नहीं। एक बार हो गई तो फिर दोबारा और इसको लेके आएंगे और नए पर्सन भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा। बस दोस्तों, आपको क्लास को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 3rd पेपर है, ये आपको पास करना ज़रूरी है। जलवायु आज जो अपने करने वाले हैं, ज्योग्राफी की एक क्लास हो चुकी थी। आज दोस्तों जो अपने करने वाले हैं वो जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, इन सारे के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो ऊर्जा संसाधन है ये मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, ठीक है। मेन जो अपने पढ़ेंगे ये जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति जो भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने कवर करेंगे इन चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके इतिहास, कला, संस्कृति है उसकी मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा चुका हूँ, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहला प्रश्न जो आपके RAS 2023 में आया था, अपनों ने दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए हैं ना सारे RPSC वाले लिए हैं, अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि आपका पेपर RPSC ही करवा रही है। और जो भी दोस्तों प्रश्न लिए गए हैं हर एक प्रश्न दोस्तों आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है आपको, ठीक है, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे वर्षा मिलती है और सबसे कम। देखो, जो राजस्थान है ना दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा वर्षा है ना बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त करता है, जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये अपनी अरावली पर्वतमाला है, क्या है, अरावली, अपने अरब सागर है ना पास पड़ता है, क्या, अरब सागर। अब दोस्तों अरब सागर तो अपने पास पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा अपने बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो अरब सागर का मानसून है यहाँ से ये सीधा डायरेक्ट निकल जाता है। देखो दोस्तों, वर्षा तभी होगी जब कोई बाधा आएगी बीच में, तभी वो बादल वहाँ पे बरसेगा, सीधी बात है, ठीक है। अब जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये आता है यहाँ से, ठीक है, ये थोड़ा लेट आता है, ये जल्दी आ जाता है अरब सागर का मानसून। और बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे लेट आता है। और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, जो आर्द्रता है ना वो इस मानसून में ज़्यादा होती है, ह्यूमिड, क्योंकि ये पास में है, सीधी सी बात है। अब यहाँ से जो हवाएं आएंगी ना वो बिल्कुल यहाँ पे सूख जाएंगी, मतलब यहाँ पे आर्द्रता बहुत कम होगी, लेकिन वर्षा सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही प्राप्त होती है। अब अपने दोस्तों यहाँ पे जो समूह दिया गया है, अब देखो यहाँ से एंटर करेगा तो पहले धौलपुर साइड ही जाएगा, सीधी सी बात है, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको सही नहीं मिलेगा। फिर राजसमंद, ठीक है, फिर हो गया जालोर। तो ये क्रम है इसका, ठीक है, जो मानसूनी वर्षा प्राप्त करने का जो प्रॉपर तरीके से है, ये पहला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब थोड़े मैं आपको बता देता हूँ, जो राजस्थान की जलवायु है अगर ये आपसे पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, सब ट्रॉपिकल है, जिसे अपने उपोष्ण बोलते हैं या उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि उपोष्ण कटिबंधीय राजस्थान की जलवायु है। इस प्रकार से दोस्तों कटिबंध होते हैं, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जिसमें दोस्तों आपके आर्कटिक वृत्त आ गया, कर्क रेखा आ जाएगी, मकर आ जाएगी, और ये 0 डिग्री आपका एक्सिस आ जाएगा, अक्षांश आ जाएगा, ठीक है। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, इससे कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कौन सी, उष्ण कटिबंधीय। अब देखो कर्क रेखा, ये देखो कर्क रेखा पे पूरी आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, उपोष्ण प्रकार की, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे है ना क्या चीज़ें दी गई है, यहाँ पे आपको एक तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अरावली के जस्ट पास से यहाँ पे आपको 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ऐसे कह सकते हैं, अरावली के ऊपर से गुजरती है, ऐसे भी कह सकते हो आप, थोड़ा सा बस इधर है। और ये आपकी 25 सेंटीमीटर ये समवर्षा रेखा है, कितनी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी, यहाँ पे जो जलवायु है वो सारी दर्शा रखी है कि जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये भी पूछा जाता है कि इससे इधर वाली सारी जलवायु शुष्क मिलेगी,
और जो बीच में है ये आपको अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की मिलेगी। फिर वहाँ दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला का ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे आपको उप आर्द्र जलवायु मिलेगी। और जो ये धौलपुर ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे आपको आर्द्र जलवायु। और जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र है, यहाँ पे आपको अति आर्द्र जलवायु मिलेगी। ऐसे मैप से याद करोगे तो बढ़िया याद रहेगा। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें है ना मैंने आपको डिटेल में करवा रखी है, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। अभी मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बताया है, आप याद रख सकते हो। तो अति आर्द्र जलवायु डूंगरपुर बांसवाड़ा इस साइड, और इसके अलावा जो सिरोही उदयपुर का कुछ भाग आ गया। ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूरा बताया गया है कहाँ पे वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है। ठीक है। वैसे राजस्थान की औसत वर्षा अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में काला खूंटा, लीलवाणी, नारदिया, और ये आपके आरएएस में आया था, किसमें, आरएएस 2023 में। तो ये किस खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं, तो ये है मैग्नीज के, किसके, मैग्नीज के। कुछ प्रमुख खाने मैं आपको और बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है। ठीक है। तो ये देखो लीलवाणी, काला खूंटा, रूपाखेड़ा, तामसरा, नवागांव, ये सारे दोस्तों किसके, बांसवाड़ा में है। और कौन सा, मैग्नीज, मैग्नीज के जो साइलोमिन और पायरोलिसाइट ब्रोनाइट सर्वाधिक उत्पादक जिला और भंडार पूछ ले तो बांसवाड़ा। तो मैग्नीज के बारे में मैंने आपको एक तो खाने बता दी, और सर्वाधिक पूछ ले तो कौन से जिले में होता है, बांसवाड़ा में होता है। इसके अलावा ये अन्य खाने दे रखी हैं। राजसमंद की नेगड़िया याद रख लेना, बस ये दो मत याद रखना। मेन जो लीलवाड़ा, ये रूपखेड़ा, तामसरा है ना, ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। तामसरा में आपको मैग्नीज मिलेगा, ना कि तांबा मिलेगा। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान में थोड़ा रखते हुए चलना है। फिर अपने थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजस्थान में, ये इको सर्वे के अनुसार है आपके दोस्तों 17। अब ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में 17 धात्विक खनिज इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जो आपकी 23-24 की थी। और एकमात्र उत्पादक सीसा, अयस्क और जस्ता, मतलब धात्विक खनिज में सीसा जस्ता का एकमात्र उत्पादक पूछ ले जो राजस्थान के कौन कौन से हैं, सीसा और जस्ता। धात्विक खनिज की बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना। धात्विक और 39 प्रकार के अधात्विक खनिजों का राजस्थान में खनन होता है। 3 ईंधन खनिजों का होता है और 22 गौण खनिजों का होता है। इसमें सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। अब दोस्तों यहाँ पे है ना जो एकमात्र उत्पादक लिखा हुआ है, ये पॉइंट सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे जो अधात्विक खनिज पूछ ले, राजस्थान अधात्विक कौन से खनिजों में मतलब एकमात्र उत्पादक है, ऐसे पूछाएगा। आपको 2 ऑप्शन दे देगा कि सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, फिर तीसरा दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, और डी दे देगा कि ए और बी दोनों। ठीक है। तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, तो मेरी बात आप अच्छे से थोड़ा समझे। ठीक है। सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट और धात्विक में सीसा और जस्ता, अयस्क। तो अच्छे से आपको प्रश्न को पढ़ना है, क्वेश्चन को अपने को अच्छे से पढ़ना है, फिर ही आंसर करना है। अब यहाँ पे वही सेम बात लिखी हुई है, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट। ठीक है। लगभग अप्रोक्स पूरा उत्पादन राजस्थान की बात करें तो चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में। इसके अलावा प्रमुख बोल क्ले, फॉस्फोर, इसकी भी मैंने दोस्तों पे पूरी क्लास बना रखी है, प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। अब लोहे की कौन कौन सी खाने इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे जो बार बार में एग्जाम में पूछी जाती है ना वही बताऊंगा। आपके पास टाइम कम है दोस्तों, अपने बार बार रिवीजन करके इसको याद करेंगे। लो अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये इसके अयस्क हैं प्रमुख। ठीक है। और अब दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादक जिला पूछे तो जयपुर, जयपुर में सर्वाधिक लो अयस्क मिलेगा आपको। भंडार पूछे तो उदयपुर में है, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे हो रहा है, जयपुर में हो रहा है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। और जो मेन इंपॉर्टेंट खान है वो बता रहा हूँ मैं आपको, मोरिजा बेनाल, नीमला रायसेला, ये सारी इंपॉर्टेंट है। मोरिजा बानोल है ना, ये बार बार पूछी जाती है किससे संबंधित है। नीमला रायसेला किससे संबंधित है, लोह अयस्क से संबंधित है, ये बार बार है। कहाँ पे है, दौसा में है, ये भी याद रखना है। तो कितने प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा डाबला सिंगाना याद रखना दोस्तों, झुंझुनू में, इसे कोपर मत करके आना। ठीक है। वैसे झुंझुनू जिला तांबे के लिए फेमस है, लेकिन जो आपकी डाबला सिंगाना खान है ना, ये लो अयस्क से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
थुरहुंडुर नाथरा की पाल भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लोहारपुरा में तो लोहा मिलेगा, लेकिन ये बूंदी में मिलेगी, ये याद रखना है। ठीक है, बस इतनी ही याद रखनी है। मोरिजा बनोल, नीमला रायसेला। ठीक है, दोनों। नीमला रायसेला कहाँ पे है? दौसा में। मोरिजा बनोल कहाँ पे है? जयपुर में। अब अपने बात कर लेते हैं शीशे जस्ते की। ठीक है, शीशे जस्ते के जो अयस्क है कैलीमीन और जिंकाइट आ जानते हैं। उदयपुर में आपको दोस्तों शीशा जस्ता मिलेगा। ठीक है, जहाँ शीशा जस्ता ज़्यादा होगा वहीं चांदी आपको मिलेगी। मेन खान बात करें तो उदयपुर वाली सारी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जावर, देबारी, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, जावर माला। तो चांदी की खान जो किस शासक के समय मिली वो जावर। ठीक है, ये भी आपके हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है। राजसमंद की बात करें तो राजपुरा, दरीबा। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से याद रखना। देखो ये है राजपुरा, मतलब राजसमंद में आ रहा है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि राजपुरा राजसमंद में है खान। और जो रामपुरा अगुच्चा पूछ ले तो ये भीलवाड़ा में है। इंपॉर्टेंट है। चौथ का बरवाड़ा बार बार पूछी जाती है, सवाई माधोपुर में है। और शीशा ज्येष्ठा से अयस्क से संबंधित है सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा की खान। ठीक है, इतनी याद रखनी है बस। अब अपने बात कर लेते हैं टंगस्टन की दोस्तों। जो टंगस्टन की खाने हैं वो वालदा बार बार पूछता है आपसे कहाँ पे है। इसका अयस्क होता है वोल्प्रोमाइट। और टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ना कि टी। ये भी पूछ सकता है आपसे। जो टंगस्टन का सिंबल होता है दोस्तों वो डब्ल्यू होता है। नागौर की रेवत पहाड़ी डेगाना। ठीक है, और आबू रेवदार और वालदा। वालदा याद रखना, ये वालदा पूछता है बार बार में आपसे एग्जाम में कि वालदा किससे संबंधित है, तो टंगस्टन से। अब आ जाता है आपका दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। काली सिंध सुपर थर्मल पावर बिजली स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है? तो काली सिंध दोस्तों नदी कहाँ पे है? झालावाड़ में है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो झालावाड़ में आपको मिल जाएगा काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन। ये भी आपके आरएएस में आया था। फिर इनमें से कौन सा प्रकार प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? मतलब नेचुरल रिसोर्स कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसे अपने पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, किसको बोलेंगे यहाँ पे? तो पवन को ले सकते हैं, सौर, इमारती, लकड़ी या जीवाश्म में से आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन है जो बहुत सालों से दबे हुए हैं, जैसे बहुत अपने जब भी इतिहास पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अच्छे से क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी। तो हम पढ़ते हैं कि बहुत सालों पहले जो भी डायनासोर होते थे या उनके जीवाश्म अभी भी तक भी हमें मिलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी जो पृथ्वी पे उथल पुथल हुई थी तो अंदर दब गए थे, उनके जीवाश्म से वो क्या है कि ईंधन बनने स्टार्ट हुए। तो ज्योग्राफी जब अपने पढ़ते हैं तो इस चीज़ को डिटेल से पढ़ते हैं। तो वो उस प्रकार का ईंधन है, जैसे कोयला हो गया, कोल। ठीक है, तो वो एक ही बार उपयोग होता है यहाँ पे, वो रिन्यूएबल नहीं है। जैसे उस कोल से बिजली बनती है। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक पाया जाता है ये, वहाँ से आता है कोयला अपने राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे बिजली बनती है, एक ही बार यूज होता है, इसलिए वो क्या हो गया? गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। अब आपसे कोपेन टिवार्था वर्गीकरण का यहाँ पे पूछा गया है। कोपेन के अनुसार बताना है आपको इसमें तो। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र? अब इसने देखो आरपीएससी ने ऐसे नहीं कि जिलों का दिया है, अब यहाँ पे मेवात और डांग क्षेत्र का दे दिया। ठीक है, मेवात का एरिया कौन सा होता है? अलवर भरतपुर साइड का एरिया। डांग क्षेत्र कौन सा हो गया आपके? डांग हो गया दोस्तों ये सवाई माधोपुर और इधर टोंक टोंकर, इस सारा ये एरिया आपका डांग क्षेत्र में आ जाएगा। अब कोपेन का आप वर्गीकरण ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल मैप में ये मैंने अलग से करवा रखा है दोस्तों आपको, जो कोपेन टिवार था वर्गीकरण है पूरा डिटेल से। ठीक है, तो ये CWG हो जाएगा इसका। ये देखो इसमें मेवात क्षेत्र आ रहा है, ये कौन सा एरिया है? ये मेवात है, मेन अलवर वाला होता है। और ये सारा है ना यहाँ पे डांग क्षेत्र है, कौन सा है? डांग क्षेत्र। तो CWG इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CWG। अब और भी देख लेते हैं अपने। अब यहाँ पे दोस्तों देखो कि जो आपका ये वाला एरिया है, मतलब 25 सेंटीमीटर संवत्सर सारे कहना है, इसके इस साइड जो एरिया है ना, ये सारा BWHW में आएगा। किसमें? BWHW में। ठीक है, अति शुष्क। फिर BSHW स्टेपी, एस मतलब स्टेपी,
तो ये आ जाएगा बीच वाला, मतलब जो अरावली पर्वतमाला है ना, यहाँ पे क्या है, अरावली, अरावली के जस्ट चिपते हुए जितने भी जिले हैं ना, यहाँ पे BSHW आ जाएगा, और अति आदर में AW आ जाएगा, नीचे वाले में ऐसे लाइन मार देना, यहाँ पर जिले सारे AW आ जाएंगे। राजस्थान का मैप दोस्तों आपके माइंड में रहना चाहिए, उससे आप सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो, कम से कम 4 से 5% तो पक्के सोल्व कर सकते हो। तो इन चीज़ों को अपने को थोड़ा ध्यान में रखने चलता है। टिवार्थ भी अपने पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। अब आपको दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम बनाना है, कम से ज़्यादा की ओर, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे, फिर सबसे कम कहाँ पे। तो देखो दोस्तों, बांसवाड़ा ही आएगा लास्ट में, तो हनुमानगढ़ सवाने से रहा, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे हनुमानगढ़ नहीं आ सकता, ठीक है, हनुमानगढ़ में सबसे कम वर्षा आएगी, ठीक है, क्योंकि हनुमानगढ़ पड़ जाता है आपके किस साइड में, उत्तर साइड में पड़ जाता है राजस्थान के। और ऑप्शन भी देखो आप आराम से कि जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, यहाँ पे तो ज़्यादा ही होगी वर्षा हनुमानगढ़ से, तो हनुमानगढ़ सबसे पहले आएगा आपका, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब निम्न में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे राजस्थान के वन पूछा है। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो है ना, अपने पढ़ते हैं क्या, वन रिपोर्ट, जो अपनी 2021 की है, अभी तक वही चल रही है, 21 में आई थी, उसको यहाँ पे नहीं देखना है। अब राजस्थान के वनों का जो वर्गीकरण किया गया था प्रारंभ में, उनके आधार पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा वाले वन अ, अ, किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में राजस्थान में पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी। तो दोस्तों यहाँ पे जो शुष्क सागवान वन है ना, ये आपके सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाले, तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। सर्वाधिक वर्षा आपके शुष्क सागवान वन जहाँ पे है वहाँ पे होती है, और कितनी वर्षा होती है, 75 से 110 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये वन आपके कहाँ कहाँ मिलेंगे, मुख्यतः यहाँ पे आपके सागवान के वन ही मिलते हैं, ठीक है। और कुल वन क्षेत्र का ये अपने राजस्थान के कितने प्रतिशत है, 6.86% है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से बांसवाड़ा में मिलेंगे आपको, ये कहाँ पे मिलेंगे, बांसवाड़ा में मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, शुष्क सागवान वन, इसके अलावा ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही में भी मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको कहाँ पे मिलेंगे, बांसवाड़ा में। बस ये मुख्य वाला याद रखना, ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले यहाँ पे वन है। दूसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मिश्रित पतझड़ वन, ये कितने प्रतिशत है, ये 28.38% है। कितने सेंटीमीटर वर्षा में पाए जाते हैं दोस्तों, ये 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, आम, खैर, धोकड़ा, इस प्रकार के यहाँ पे। इसके बाद अर्ध उष्ण पूछ ले, अर्ध उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, सदाबहार वन, सदाबहार वन, तो ये कितने प्रतिशत है, ये 0.39% है मात्र, ठीक है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 0.39% है, और ये आपको मेन सिरोही जिले में ही मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे, सिर्फ सिरोही जिलों में। अगर यहाँ पे ये बड़ा ऑप्शन होता तो ये करेक्ट होता, क्योंकि इसको दोस्तों जो वर्षा चाहिए वो 150 सेंटीमीटर चाहिए, कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर, और अर्ध उष्ण सदाबहार वन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। कांटेदार वन लिखा गया है। कांटेदार वन कितने हैं, 6 पॉइंट, जो ये कांटेदार वन है, ये दूसरे ऑप्शन का ऊपर लिख रहा हूँ मैं, सीधा लिख देता हूँ, कांटेदार, ये है 6.26%, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले स्थानों पे आपको मिलेंगे, जैसे जोधपुर, जैसलमेर हो गया। फिर अर्ध उष्ण कटिबंधीय दोकवन जो है, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, ये दोकवन ही होते हैं, अर्ध उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ये होते हैं 58.11%, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। तो ये प्रतिशत भी पूछ सकता है आपसे, 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आया होगा। सबसे पहले हमने देखा शुष्क सागवान,
ठीक है दोस्तों, ये कितने प्रतिशत थे? कुल वन क्षेत्र का राजस्थान के 6.86% थे। वन रिपोर्ट के अनुसार नहीं बता रहा, ध्यान रखना। वर्षा कितनी चाहिए यहाँ पे? वर्षा सब में ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा प्रश्न आ रखा है अपने। ठीक है, फिर दूसरी बात कर लेते हैं अपने, कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन। ये दोस्तों कुल वन क्षेत्र का 28.38% है। और ऐसे वनों को वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 80 सेंटीमीटर। तीसरा प्रकार का आ जाएगा दोस्तों अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये कितना है? 0.39% है। ठीक है, यहाँ पे आपको 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिएगी। कितनी? 150 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा मुख्यतः सिरोही में मिलेंगे। चौथी अपने बात करें तो कौन से आ जाएंगे? उष्णकटिबंधीय कांटेदार, लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कांटेदार वन। ठीक है, ये 6.26% है। यहाँ पे जो वर्षा की बात करें तो 25% से कम वर्षा यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर से, सॉरी। ठीक है, लास्ट आपके हो जाएंगे दोस्तों धोक वन, जो सबसे ज़्यादा है। तो ये सबके परसेंटेज आपको याद रखने हैं। 58.11%। वर्षा चाहिए 30 से 60 सेंटीमीटर। तो लास्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको वर्षा का पता होना जरूरी था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आराम से दोस्तों आप बता सकते हो इसको। ठीक है, जो औसत वार्षिक वर्षा है न्यूनतम कौन सा जिला प्राप्त करता है? तो नागौर हो जाएगा दोस्तों। आप आराम से देख के बता सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांश से कौन सी आपको मृदा मिलेगी? ठीक है, कौन सी मृदा उदयपुर और कोटा जिलों में मिलेगी दोस्तों? यहाँ पे पर्वतीय मृदा मिलेगी। कौन सी? अब मिट्टी के बारे में अपने अच्छे से देख लेते हैं, पूरी मिट्टियाँ पढ़ लेते हैं पूरी अच्छे से, क्योंकि मिट्टी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, बार बार पूछा जाता है। तो उदयपुर कोटा में मेन पर्वतीय मृदा पाई जाती है। सबसे पहले रेतली, देखो थार का जो मरुस्थल अपना किस साइड है? पश्चिम के साइड है। तो यहाँ पे पूरे क्षेत्र में आपको रेतली मृदा मिलेगी। मोटे कण होंगे, नमी धारण करने की क्षमता होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी, कैल्शियम लवणों की यहाँ पे अधिकता होगी, ह्यूमिडिटी तो कम होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आप आराम से याद रख सकते हो। अब रेतली मृदा में भी प्रकार आ जाते हैं। बाड़ू, ठीक है, लाल रेतली मृदा। तो बाड़ू तो आपको सीमावर्ती जिलों में मिलेगी। ठीक है, इसमें अनूपगढ़ और ऐड कर लेना बस, ये नया जिला। ठीक है, इसके अलावा और भी हो जाएंगे, जैसे फलोदी आ गया। तो नए नए जिलों की अभी टेंशन मत लेना आप। लाल रेतली मृदा की बात करें तो नागौर, जोधपुर, पाली साइड में, मतलब जो अपने अर्ध शुष्क जहाँ पे जलवायु पाई जा रही थी बीच में, पश्चिम जैसे सीमावर्ती जिले हैं उनसे जस्ट चिपटे हुए जो पूर्व में जिले हैं, ठीक है, अरावली के पश्चिम में जस्ट चिपे हुए जिले हैं, वहाँ कह सकते हैं आपके लाल रेतली मृदा। पीली भूरी की बात करें तो नागौर, पाली। खारी मृदा यहाँ पे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर में, क्योंकि यहाँ पे खारी दोस्तों झीलें भी पाई जाती हैं। जलोढ़ की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। जो जलोढ़ मृदा है ना, तो वो आपके इस साइड में मिलेगी, राजस्थान के पूर्व साइड में। ठीक है, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, जयपुर का हिस्सा हो गया, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली, इस साइड में आपके जलोढ़ मृदा मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपके भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, इन जिलों में प्रधानता है। तो जलोढ़ का याद रखना है। कछारी की बात करें, कौन सी? भूरी कछारी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। अलवर, भरतपुर और गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर नदी बहती है, इस कारण यहाँ पे बस इसी क्षेत्र में आपको भूरी कछारी मिलेगी। जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है ना, ठीक है, जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ही आपको मिलेगी। सरसों की फसल हेतु बहुत उपयोगी है भूरी कछारी। लाल पीली की बात करें, देखो दोस्तों, जो लाल पीली मृदा है वो सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में आपको मिलेगी मुख्य रूप से। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैप में दर्शा रखा है, तो ये लाल पीली मृदा के क्षेत्र है मुख्य रूप से।
कार्बोनेट की कमी होती है, नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता, इतना नहीं याद रखना। लाल पीला रंग लोहे की मात्रा के कारण, जहाँ पे लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी इस कारण इसका जो रंग है वो लाल पीला होता है। लाल लोमी की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपके लाल लोमी मृदा है ना, वन सेकेंड, वन सेकेंड दोस्तों, जो आपकी लाल लोमी मृदा है ना दोस्तों, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उदयपुर डूंगरपुर में मिलती है लाल लोमी, ठीक है। तो लाल लोमी बार बार पूछी जाती है। लास्ट में मैं ना आपको एक टेबल बताऊंगा, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल काली की बात करें तो ये देखो, अब यहाँ पे जो ये पूरा क्षेत्र है ना, इधर प्रतापगढ़ हो गया, थोड़ा बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, यहाँ पे आपको लाल काली मृदा मिलेगी, ठीक है। मध्यम काली की बात करें तो कहाँ पे मिलेगी, जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, हाड़ौती प्रदेश कह सकते हैं इसे अपने, हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पे आपके दोस्तों जो मध्यम काली मृदा है उस प्रकार की मृदा यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके बाद अपने नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपके आ जाएगी भूरी रेतली। अब यहाँ पे देखो, रेतली अपना पढ़ रहे थे कि इधर है, तो भूरी रेतली बिल्कुल ये अरावली के बस जितने ज़िले हैं ना, जितने भी, ये पाली हो गया, जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो ये क्षेत्र सारा भूरी रेतली मृदा का है, ठीक है। यहाँ पे ये भी है। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से भी है ना इस मिट्टियों को वर्गीकरण किया गया है, एरिडी सॉइल्स, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो एरिडी कहाँ पे मिलेगी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये देखो मैप में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एरिडी मिलेगी। अभी इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, बता दूंगा, एल्फी सोइल दोस्तों, यहाँ पे आपको जो दक्षिण पूर्व और पूर्व का, यहाँ पे मतलब अरावली के जस्ट इस साइड, पूर्व की साइड जितने भी जिले हैं वहाँ पे एल्फी मिलेगी, बस इतना याद रख लेना। क्या मिलेगी, एल्फी सोइल्स। तो एल्फी कहाँ पे मिलेगी, अरावली के पूर्व के साइड, ऐसे याद रख लेना आप। एंटी सोइल्स की बात करूँ तो सर्वाधिक दोस्तों आपको राजस्थान में एंटी सोइल ही मिलेगी, जो ये वाली मृदा होती है एंटी सोइल ही कहलाती है, नाम अलग दे दिया बस, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये रेतली मृदा ही है अपने, तो एंटी सोइल सर्वाधिक है, तो ये याद रखना कि सर्वाधिक राजस्थान में एंटी सोइल प्रकार की मृदा पाई जाती है। इंसेप्टी की बात करें तो दोस्तों आपके जो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, सिरोही हो गया, तो यहाँ पे आपको इंसेप्टी मिलेगी प्रधानता यहाँ पे। इसके अलावा आपको इन जगहों पे भी, जयपुर हो गया, ठीक है, जयपुर, सवाई माधोपुर, इन साइड भी आपको इंसेप्ट सोइल मिल जाएगी। वर्टी सोइल की बात करें तो वर्टी आपको मिलेगी कहाँ पे, दक्षिण पूर्व राजस्थान, ठीक है, हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आपको मिलेगी वर्टी सोइल्स। अब ये दोस्तों जो मृदा का वर्गीकरण है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साई रोजक्स रेवेरिना बार बार पूछा जाता है, कहाँ पे, गंगानगर में। साई रोजेक्स और रेवेरिना, साई रोजेम्स बोला जाता है इंग्लिश में, रेवेरिना गंगानगर में मिलती है। जिप्सी पेरर, सबसे ज़्यादा जिप्सम दोस्तों बीकानेर में मिलता है, तो मिट्टी भी जिप्सी पेरस कहाँ पे मिलेगी, आपके बीकानेर में मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इसमें बस इतना तीन याद रखनी है जो मेन मेन है, बता रहा हूँ आपको मैं। पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, देखो अभी जो हमने प्रश्न किया था वो इसी पे बेस था। लाल लोम की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। और इसके अलावा कैल्सी ब्राउन इंपॉर्टेंट है, जो जैसलमेर और बीकानेर में मिलेगी, तो कैल्सी ब्राउन भी याद करके जाना अच्छे से, बस इतनी ही मिट्टियाँ याद कर जाना, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि भूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा, ये सोने के भंडार के लिए दोस्तों जो प्रसिद्ध है। अभी राजस्थान में सोने का खनन नहीं हुआ, भंडारों का पता लगा है बस। अब आपसे पूछा गया है कि बड़ा बाग, जैसलमेर और देवगढ़, चित्तौड़गढ़ में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की, पवन है, बायोगैस है, सौर है, या पवन तथा सौर दोनों है। तो ये सारी दोस्तों आपके दोनों के दोनों है ना, ये पवन ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। जो बड़ा बाग जैसलमेर वाली है, सबसे पहले ये लगा था पवन ऊर्जा संयंत्र, RSMML के द्वारा जैसलमेर में लगाया गया था, 2001 की बात है ये, जो बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया था, ठीक है। 4.9 मेगावाट का पहले यहाँ पे जो पावर प्लांट है वो लगाया गया था, और देवगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी, ठीक है। इसके अलावा जैसे सौर ऊर्जा की बात करें तो बड़ला सोलर ऊर्जा पार्क, जो सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है राजस्थान का, ठीक है, वो आ जाता है, जो कि कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, बाप तहसील में,
मतलब उपखंड फलोदी पड़ता है, मतलब अब फलोदी जिले में आ जाएगा वो पड़ला सोलह पर, क्योंकि फलोदी खुद जिला बन चुका है। ठीक है, इसको भी अपने पूरे डिटेल से करेंगे एनर्जी को जब अपने इको सर्वे करेंगे। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि किस प्रकार के वन वन हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको माउंट आबू क्षेत्र में मिलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जगह ना यहाँ पे जो अ, अलग नाम लिख दिया गया है। जो सिरोही की बात करें, आबू की अपने बात करें, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जगह पर्वतीय वन जो होंगे ना, जो आपके पर्वतीय वन होंगे वही आपके दोस्तों क्या कहलाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, जो ये पर्वतीय वन है तो इनको देखना है, इसको थोड़ा सा इसने सही नहीं लिखा, क्योंकि इनको क्या है कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपने उसे मिश्रित पतझड़ बोलते हैं, उसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन भी बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ा पर्वतीय वन आपको मुख्य रूप से एक ही जगह मिलेंगे, माउंट आबू में। काली मिट्टी राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों काली मिट्टी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, काली कहाँ पे मिलेगी आप आराम से बता सकते हो। काली मिट्टी या पर्वतीय मृदा जिसे कह सकते हैं, कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, कोट जो 12 साइड है वही मिलेगी आपको, हाड़ौती प्रदेश में। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी? दोस्तों पूर्व साइड में जाना है अपने को। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको दौसा में मिल जाएगी। बिल्कुल मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पे काली, यहाँ पे काली, यहाँ पे काली, दौसा में आपको दोस्तों यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। लाल पीली मिट्टी राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? अब आपको लाल पीली मिट्टी का बताना है कि राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। अभी दोस्तों हमने किया था इसको, सवाई माधोपुर में लाल पीली मिट्टी आपको मुख्य रूप से मिलेगी। निम्न में से कौन सा गारनेट का, देखो गारनेट का प्रमुख है टोंक, कौन सा है? टोंक। और फेल्स पार का पूछ ले तो कौन है? अजमेर। ठीक है, ये सारे खान और खनिज से संबंधित पर्सन है। मतलब आपका खनिज से संबंधित पर्सन दोस्तों एक पक्का आएगा, वो क्लास डालूंगा मैं, आप वो देख लेना। पूरा करा रखा है मैंने, धात्विक है, धात्विक सारे प्रकार के यहाँ पे खनिज करवा रखे हैं। संगमरमर का मुख्य शहर दोस्तों मकराना है दोस्तों, मुख्य, ये तो सभी को पता ही होगा। खेतड़ी में तो आपको क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा। क्या मिलेगा? तांबा। 1 सेकेंड। खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है। निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ज़्यादा आर्द्र है? तो आराम से बता सकते हो, बीकानेर की तो कहाँ से आर्द्र होगी, और जैसलमेर बाड़मेर की कहाँ से होगी? सिरोही की होगी। आराम से, ऑप्शन बिल्कुल दूर दूर है, क्लोज हो तो थोड़ा दिक्कत आती है। पश्चिम की तुलना में पूर्व राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं किस प्रकार की है? ये रेगिस्तान आपको भरना है। निम्नतर है, उच्चतर है, समान है, अप्रत्याशित है। ठीक है, पूर्व राजस्थान की जलवायु की तुलना करनी है किसमें? पश्चिम की तुलना में। अब दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा अपने को ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपने से क्या पूछा गया है। अब सीमाएं किस प्रकार से पूछी गई है, देखो अब जो पूर्वी राजस्थान की है ना, इसका करेक्ट आंसर तो निम्नतर होगा। देखो पूर्वी हिस्से में जलवायु की चरम सीमाएं पूछा गया है कि मान लो टेम्परेचर किस हद तक जाता है। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर में है ना बिल्कुल हाई जैसे टेम्परेचर है, जैसलमेर हो गया। अपने पश्चिम का हिस्सा पूरा ही बांध लेते हैं, खाली जैसलमेर नहीं, चूरू में भी फुल होता है। तो गर्मियों में टेम्परेचर बिल्कुल हाई छूता है, और सर्दियों में क्या होगा? बिल्कुल डाउन जाएगा टेम्परेचर पश्चिमी राजस्थान में। जबकि पूर्व में है ना ऐसा कुछ इतना डिफरेंस नहीं होता टेम्परेचर में। तो जो इसलिए जो सीमाएं है ना, तापमान और वर्षा की मात्रा न अत्यधिक कम होती है, न अत्यधिक ज़्यादा होती है, मतलब अंतर एकदम लेवल सा रहता है, तो निम्नतर है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर निम्नतर रहेगा। लेटराइट प्रकार की मिट्टी आपको कहाँ पे मिलेगी? जो लेटराइट मिट्टी है, तो लेटराइट मृदा दोस्तों आपको जो डूंगरपुर उदयपुर का क्षेत्र है मुख्य रूप से, यहाँ पे आपको कौन सी मृदा मिलेगी? लेटराइट। दोस्तों मैं यहाँ पे एक सोइल्स की क्लास भी यहाँ पे, मतलब राजस्थान की जो मिट्टी है ना उसकी क्लास पिन करूँगा, उसको देखें, वहाँ पे मैंने पूरा बता रखा है इन मिट्टियों के बारे में भी, क्योंकि नाम इनके बदल दिए गए हैं, बाकी मिट्टियाँ वही हैं। बीकानेर में पलाणा दोस्तों किसके लिए फेमस है, ये आपको बताना है। तो लिग्नाइट कोयला, किस प्रकार का कोयला राजस्थान में पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो लिग्नाइट प्रकार का, एक तो पलाणा हो गया जो कि बीकानेर में है, एक आपसे बरसिंहसर पूछ सकता है, बरसिंहसर जो कि आपका बाड़मेर में पड़ेगा।
ठीक है। इन दोनों जगह पे आपको लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलेगा और यहाँ पे जो थर्मल प्लांट है वो भी लगाए गए हैं, ठीक है, लिग्नाइट कोयले के। अब राजस्थान के जो रेतीले शुष्क मैदान है और अर्ध शुष्क की समवर्षा रेखा, मतलब 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो शुरू में हमने किया था, जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है। अब यहाँ तो ये तो होगी 50 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि ये कौन सी संवत्सर रेखा होगी, 50 सेंटीमीटर, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर वाली है ना, ये शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटती है, तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपने राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पाइराइट्स भंडार है दोस्तों, वो है सीकर। सीकर में कौन सी जगह, सलादीपुरा। सलादीपुरा सीकर में एकमात्र पाइराइट्स के यहाँ पे भंडार हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हम डिस्कवर राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा सिलेबस करेंगे दोस्तों हम, हो सकता है 10 तारीख से पहले पहले आपका हो जाए, मतलब 15 तक हो जाए। फिर 15 के बाद अपने वापस रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट करें। ठीक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।